पिछले साल दिसंबर के महीने में हम लोगों ने दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में हमने लोगों की इलाज के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली में शानदार स्वास्थ्य सेवाओं का इंतज़ाम किया है। चारों तरफ मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो कि पहले बहुत बुरे हालत में होते थे, उन सारे सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार बनाया गया है। सारी दवाइयाँ मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है। लेकिन हमें लगता है कि किसी को इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़े। हमें जनता को स्वस्थ रखना है, हमें जनता को हेल्दी रखना है। और जनता स्वस्थ रहेगी अगर रोज़ लोग योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जनता को बीमारियां ही नहीं होंगी। उस मकसद से दिसंबर 2021 में दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पार्कों में और जगह कहीं भी 25 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होकर दिल्ली सरकार को एक मिस्ड कॉल मारें तो दिल्ली सरकार एक टीचर भेजती है और वो टीचर फ्री में भेजती है। सारा इंतजाम करती है दिल्ली सरकार और लोगों को फ्री में योगा करवाती है, डेली सिखाती भी है और करवाती भी है। पिछले 11 महीने से ये बहुत शानदार चल रहा था दिल्ली की योगशाला। लगभग 590 स्थानों पे क्लासेस डेली चलती थी योगा की और इनमें 17,000 के करीब बेनिफिशरीज आ रहे थे डेली। हमारा मकसद था इसको 17,000 से भी और बहुत आगे ले जाना। नया नया कार्यक्रम था लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोग बहुत खुश थे। इन 17,000 में कई ऐसे लोग थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे थे, उनके लंग्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो 10-11 हज़ार लोग ऐसे थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलके आज से योगा क्लासेस बंद कर दी हैं दिल्ली के अंदर। आज सुबह दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस नहीं हुई। जो ये फ्री योगा क्लासेस होती थी, आज सुबह से दिल्ली के अंदर ये योगा क्लासेस नहीं हुई। तो 17,000 बेनिफिशरीज जो थे वो योगा करने से रह गए। जो लोग बीमार थे, अस्थमा से बीमार थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बीमार थे, वो आज योगा करने से रह गए। और आज के बाद से इन्होंने कहा है कि योगा क्लासेस नहीं होंगी। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? पहली बार सुना होगा कि इतना अच्छा लोगों की सेहत के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और उसे सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। जब से ये खबर, पिछले कुछ दिनों से समाचार ये चल रहा है कि योगा क्लासेस बंद होने वाली है, योगा क्लासेस बंद होने वाली है, लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेके, बहुत ज़्यादा। और आज जब अखबारों में छपा कि ये योगा क्लासेस बंद होने वाली हैं, मेरे पास कई टीचर्स के फ़ोन आए जो टीचर्स ये क्लासेस लेते हैं। उन टीचर्स ने कहा कि सर क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, हम क्लासेस करेंगे, हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम बिना पेमेंट के क्लासेस करेंगे। मेरे पास देश भर से कई लोगों के फ़ोन आए कि सर हम डोनेशन देंगे, हम क्लासेस, जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह हम देंगे, पर आप क्लासेस मत रोकिएगा, योगा क्लासेस मत रोकिएगा। जिस किस्म से, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है इस पूरे योगा के प्रोग्राम को, मैं उसके लिए काफ़ी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। हमारा मकसद है 17,000 नहीं, 17,000 तो बिगिनिंग है, 17 लाख लोगों को और अंत पंत में 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को योगा सिखाएंगे हम।
और हम देखते हैं कि कैसे रोकते हैं ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके रोकेंगे तो दिल्ली की जनता जो है वो इसका जवाब देगी। और अभी तो दिल्ली में शुरू हुई है। मेरी भगवंत मान साहब से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात हुई है। पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे, सब लोगों को योगा सिखाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 130 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में योगा सिखाएंगे। इनके पास सत्ता है और सत्ता का अहंकार है, उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं और उन 2 करोड़ लोगों का साथ है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ही काम रोकने वाले से काम करने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ये लोग सोचते हैं कि ये इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस देश को रोक सकते हैं, लेकिन अब देश रुकेगा नहीं। लोगों ने ठान लिया कि अब देश रुकेगा नहीं। पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली को नहीं होने दी। हर साल हम दिल्ली की दिवाली मनाया करते थे, इस बार इन्होंने अफसरों से पे प्रेशर डाल के उल्टा सीधा लिखवा के दिल्ली की दिवाली नहीं होने दी। इन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, पिछले 3-4 साल से चल रहा था, हर साल पोल्यूशन के टाइम पे हम करते थे, वो प्रोग्राम इन्होंने रोक दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ देते हैं उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूँ। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। ये स्कूलों में अड़चन अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम स्कूलों को रुकने नहीं देंगे। ये लोग अस्पतालों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फाइल नहीं ये फाइल मैं लेके आया हूँ। वो मैं कल से देख रहा था, एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइल नहीं पहुंची। ये 26 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर हैं, या तो 26 को ही पहुंच गई होगी या 27 को पहुंच गई होगी। जो हम देख रहे हैं चल रही है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पहला आपको था जिसको कभी पता कह रहे हैं, आपकी एड्रेस के वर्ड था, कई बार कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कि महात्मा की सरकार है। मैं देख रहा हूं कि एलजी साहब की तरफ से जो शब्द आ रहे हैं, बहुत गाली गलौज लिखते हैं, उससे मेरे को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है। केजरीवाल को वो जो मर्जी बोलें, जो मर्जी गालियां दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है ज़िंदगी में कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये होती है कि जब वो लिखते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, वो केजरीवाल को गालियाँ नहीं देते, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं। और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देके वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनके वोट का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। और गाली गलौज की राजनीति से क्या निकलता है? सर, आप आपकी पार्टी कह रही कि एमसीडी जो है 16 और पूरा घर बनाने की तैयारी चल रही है,
एलजी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ मंत्री को निर्देश दिया है कि कानूनी कार्रवाई को करें। अभी चुनाव के पहले वो और क्या कर सकते हैं? इनकी सारी प्लानिंग थी, इनकी सारी प्लानिंग है, लेकिन अब चुनाव के पहले, जस्ट पहले अपना एक तरह से फेस बचाने के लिए ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। जो 3 कूड़ा घर हैं बड़े बड़े, वो अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, उनके ऊपर और कूड़ा डालना खतरनाक हो चुका है। तो अब ये जगह जगह ज़मीन ढूंढ रहे हैं। आपको एक कागज़ में दे दूंगा, उस कागज़ के अंदर 3-4 ज़मीनों के नाम भी लिखे हुए हैं कि इन ज़मीनों के टुकड़े जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्यूचर लैंडफिल साइट्स के लिए। तो उस तरह से ये ढूंढ रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने जो ये जो कहा गया 16, हो सकता है 16 से भी ज़्यादा हो। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचने वाले हैं, अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहाँ पर नाइट फ्लाइट और काफी कुछ काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह के आरोप कर रहे हैं? सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन्हें अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने, 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है? तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। कौन है वो? मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है
उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। 2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया। इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं लोगों के। सर, गुजरात में नागरिकता देने की बात आज कांग्रेस ने कही है उन लोगों को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थी। ये सारी चीज़ें गुजरात चुनाव के पहले हो रही हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी अच्छी बात है, देनी चाहिए, उसमें हम उसका विरोध नहीं करते। पर ये अचानक 27 साल के बाद इस 2022 के गुजरात चुनाव के पहले क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी तक इनको गुजरात में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी अच्छी सेटिंग थी कि दोनों को चुनाव तो लड़ते ही नहीं थे, दोनों सेटिंग करके। इस बार इन लोगों को चुनाव के पहले संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां आ गई है। थैंक यू।